कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल तक खास तौर पे बच्चों की एजुकेशन आउट ऑफ क्लासरूम होनी चाहिए। उसे अपने एनवायरनमेंट से सीखने की क्षमताओं का विस्तार करने की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति का अर्थ समाज से लेना नहीं है, समाज को देना है। जब तक ये विचार हमारे समाज में नहीं आएगा, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं आएगा, राजनीति एक सिर्फ व्यापार बन के रह जाएगी और समाज का उसमें भला होने वाला नहीं है। नमस्कार, इनसाइड टॉक्स में अभिवादन स्वीकार करें परवेंद्र दहिया का। आज हमारे साथ में है खास मेहमान आदरणीय श्री कुशपुरी जी, जो कि IIA के नेशनल सेक्रेटरी और काउ सेंचुरी जो हमारे मुजफ्फरनगर में है और हमारे राष्ट्र में पहली काउ सेंचुरी है उसके ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ पॉलिटिशियन हैं और समाज सेवा में भी हमेशा जुड़े रहते हैं। मैं आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद प्रवीण जी। सर, आप मुजफ्फरनगर को कैसे देखते हैं और कैसे आगे देखना चाहते हैं सर? प्रवीण जी, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मैंने अपनी एजुकेशन ली और मुजफ्फरनगर मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत ही वाइब्रेंट सिटी है। इसकी लोकेशन, इसकी ओवरऑल ज्योग्राफी, इसकी डेमोग्राफी, हर चीज बहुत वाइब्रेंट है। गंगा जमुना का ये दोआब बहुत ही फर्टाइल है और जैसी सिनर्जी यहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बीच में है, ऐसी बहुत कम जिलों में होती है जी। और क्योंकि ये नेशनल हाईवे पे दिल्ली देहरादून के बीच है, तो ये स्ट्रेटजिकली बहुत ही एक कहना चाहिए कि बड़ी स्ट्रांग इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। साथ ही यहाँ के लोगों में जिस तरह की एनर्जी है, ये शहर पूरे हिंदुस्तान में एक अपना अलग मुकाम रखता है मेरे हिसाब से, और मुझे अपने शहर से बहुत प्यार है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मुजफ्फरनगर मिठास की नगरी भी बोली जाती है और गुड़ भी दूर दूर तक जाता है, और तो क्या इस तरह से ही लोगों का मिठास दिलों में पूरे देश में विदेश तक फैलता रहता है? इस बारे में और बताइए आप। देखिए, मुजफ्फरनगर का जो कहना चाहिए माहौल है, मैंने महसूस किया। मेरे को एक बार एक अधिकारी बता रहे थे कि जब उनका काफी सीनियर ऑफिसर थे कि जब मेरी मुजफ्फरनगर पोस्टिंग हुई तो मेरे को लगा कि ये मेरी एक पनिशमेंट पोस्टिंग है, और जब उनका ट्रांसफर हुआ तो उनका कहना यह था कि मेरी जिंदगी का जो सबसे अच्छा वक्त गुजरा है वो इस शहर में गुजरा है, और इस शहर के लोगों ने जितना प्यार दिया है वो एक्सेप्शनल है जी। कहने लोग शायद इस शहर को इसके नाम से, शायद इसकी वाइब्रेंसी से वाकिफ नहीं हो पाते, पर जब कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो मैं ये मानता हूँ वो यहाँ का होके रह जाता है जी। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। यहाँ क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़े स्केल पे, शुगर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री, इसने तो पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम कर ही रखा है, और यहाँ के लोगों के व्यवहार ने भी निश्चित रूप से एक बड़ी पहचान पूरे हिंदुस्तान में और देश में बनाई है। अच्छा, इंडस्ट्रीज की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मुजफ्फरनगर में इंडस्ट्रीज के लिए क्या माहौल है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मुजफ्फरनगर की इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो वो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बजाज ग्रुप की, त्रिवेणी ग्रुप की और IPL की, ये सब ग्रुप यहाँ पर चीनी उद्योग से जुड़े हुए हैं, और यहाँ की इंडस्ट्री बहुत एडवांस है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरीके से यहाँ की जो पेपर इंडस्ट्री है उसने भी एक बड़ा नाम पैदा किया है, और एक जमाने में मैं समझता हूँ कि बेगास बेस्ड जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग में मुजफ्फरनगर नंबर 1 पे था। आज क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से उतना एग्रो वेस्ट का पेपर यहाँ नहीं बन पा रहा है। इसी तरीके से स्टील इंडस्ट्री का भी एक बड़ा हो रहा है, पर इसके साथ ही आप ये मान के चलिए यहाँ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, यहाँ लगभग हर तरह की इंडस्ट्री की एक प्रेजेंस है, और वो इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। ओवरऑल जो यहाँ का माहौल है वो बहुत अच्छा है। जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते थे आज से 15-20 साल पहले या 10 साल पहले, वो आज काफी हद तक एड्रेस हो चुके हैं। तो उस वजह से आज मुजफ्फरनगर अपने पोटेंशियल पे काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, जैसे आप एजुकेशन सिस्टम से भी वाकिफ हैं, एजुकेशन से भी आप बड़े ही ताल्लुक रखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपके नजरिए में एजुकेशन सिस्टम
में आपकी क्या सोच है और क्या राय है कि किस तरह के एक बदलाव की आवश्यकता है? प्रवीण जी, किसी भी देश की तरक्की में उसकी एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल है। और ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट भी समझती है। मेरे ख्याल से इस बार का जो बजट यूपी गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर है। इसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले और है फॉर दिस एजुकेशन, वो भी 1.25 लाख करोड़ से ऊपर है। तो सरकारें बहुत गंभीर हैं एजुकेशन के बारे में। परंतु समस्या जो मैं महसूस करता हूँ, मैं सारी दुनिया में ट्रेवल करने का मेरे को मौका मिला, आज भी दुनिया में जो प्राइमरी एजुकेशन है वो एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इवन अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी वो कहीं ना कहीं प्राइमरी एजुकेशन में जो बेसिक्स ऑफ एजुकेशन है वो बच्चे आज उससे अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज है और प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। वहां पे ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस की जरूरत है, जिससे कि बच्चों की जो एक कहना चाहिए कि नींव है जो एजुकेशन की। क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है कि जो हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के बावजूद भी एम्प्लॉयबल नहीं होते, एक बहुत बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान की, मतलब जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी निकलते हैं या जो आईटीआई से निकलते हैं, जो पॉलिटेक्निक से निकलते हैं या डिफरेंट स्ट्रीम से जो लोग आते हैं, वहां पे ये महसूस किया जाता है कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी वीक है। तो वो एम्प्लॉयबिलिटी जो वीक है, मेरा मानना यह है कि अगर हमारी प्राइमरी एजुकेशन ज्यादा एक्सपेरिमेंटिंग होगी, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल को ऐड करने की कोशिश की गई है, और भी नए एक्सपेरिमेंटेशंस की जरूरत है, और एजुकेशन को क्लासरूम से बाहर ले जाने की जरूरत है। मेरे को MIT के साथ काम करने का मौका मिला आज से 10 साल पहले, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। तो मैंने वहाँ का जो एजुकेशन पैटर्न, वो बहुत हायर एजुकेशन के लोगों से मेरा इंटरेक्शन था, और वहाँ पे ज़्यादातर जो मास्टर्स कर रहे थे या PhD कर रहे थे लोग, उसमें कुछ इंडियन ओरिजिन के लोग भी थे, उनसे हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिला। पर वहाँ मैंने ये फील किया कि जो उनकी हायर एजुकेशन पैटर्न था वो इतना एक्सपेरिमेंटिंग था कि वो क्लासरूम से बाहर था। वो लोग मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न तो स्टडी कर ही रहे हैं और इस लेवल तक कर रहे हैं कि जो बहुत स्मॉल स्केल लेवल की इंडस्ट्री है इन कंट्रीज में, वो उस लेवल तक जाके उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो MIT से ग्रेजुएट निकलेगा या पोस्ट ग्रेजुएट निकलेगा, उसकी जो विजन होगी कितनी ग्लोबल होगी। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी यूनिवर्सिटीज को इसी तरीके से तैयार करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम, क्योंकि आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदल चुकी है और हर चीज इतनी ज्यादा इफेक्ट करती है एक दूसरे को कि हम उसके प्रभाव से बाहर नहीं जा सकते। तो उनके प्रभावों को समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमें इंटरनेशनली जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनके पैटर्न्स को समझने की जरूरत है। जबकि मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान की जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है वो अभी दुनिया के आगे एक मिसाल के तौर पे है, क्योंकि हमारी जो पेरेंटिंग है वो बहुत कहना चाहिए डिवोटेड है टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, और वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत कमिटमेंट शो करती है। ऐसी कमिटमेंट दुनिया में मैं समझता हूँ कि एशियन कंट्रीज को छोड़ दे तो यूरोप में और अमेरिका में नहीं दिखाई देती। तो वो एक पैटर्न बहुत अच्छा है, पर वो पैटर्न कई बार बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी क्रिएट करता है। तो हमें उस चीज को बैलेंस करके चलना है। कुछ खूबी है, कुछ कमियां हैं, पर मैं समझता हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, पर उसे थोड़ा सा क्लासरूम से बाहर ले जाने की जरूरत है। अच्छा, जैसे आप कई कंट्री में घूमे हैं और अगर एक लाइन में हम कहें तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में क्या बदलाव की आवश्यकता है विशेष रूप से? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमने पिछले कुछ टाइम में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत ज्यादा किया है। हम आजकल स्मार्ट क्लासरूम और इनकी बातें करते हैं। मेरा कहना यह है कि बच्चों को हम कितना फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ सकते हैं, हमें उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि जहां कहीं ना कहीं देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने और कई कंट्री सोशल मीडिया के ऊपर बैन की बात कर रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि जो ये स्मार्ट
क्लासरूम्स एंड ऑल दैट, ये एडिक्टिव चीजें हैं। कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल तक खास तौर पे बच्चों की एजुकेशन आउट ऑफ क्लासरूम होनी चाहिए। उसे अपने एनवायरनमेंट से सीखने की क्षमताओं का विस्तार करने की आवश्यकता है। आउटिंग की ज्यादा जरूरत है। पहले जैसे बच्चों को हम ले जाते थे छोटे छोटे टूर्स के ऊपर, उस तरह की व्यवस्थाएं हमें फिर से डेवलप करनी चाहिए। जैसे पहले गुरुकुलों में एक तरह से हाँ, खेतों में ले जाते यस थे, यस यस। या पशुओं के बारे में उन्हें समझाया, पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में समझाया। हाँ, मतलब वो एक आउटिंग रियल पहाड़ों पर इंटरेक्शन, ले जा रहे हाँ रियल इंटरेक्शन जो नेचर के साथ था या अपने सराउंडिंग के साथ था, वो हमारा कम हुआ है। आज शायद एक बच्चा 5वीं क्लास का गाय और भैंस में शायद डिफरेंस करने में उसे प्रॉब्लम हो जाए। तो वो चीजें, मेरा कहना है कि जो भी सराउंडिंग्स है, उन सराउंडिंग से वो ज्यादा, जितना ज्यादा वो इंटरेक्ट करेगा, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। जी। अच्छा, जैसे विधान परिषद में स्नातक एवं शिक्षक जो एमएलसी का क्या विशेष रोल है? बिल्कुल, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है प्रवीण जी। देखिए, पहली बात तो विधान परिषद अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के तौर पे है, क्योंकि इसका बहुत कोई प्रभाव सरकार पे या सरकार के निर्णयों पे नहीं पड़ता। ये बेसिकली जो हमारे जो संविधान के निर्माता थे, उनकी जो एक अपर हाउस की जो एक सोच रही है, वो ये रही है कि एक ऐसे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म हो जहां हम पार्टी बायस से ऊपर उठ के, अपनी एफिलिएशन से ऊपर उठ के, जो समाज से जुड़े विषय हैं उन पे एक निष्पक्ष चर्चा करें और सरकार को एक सही गाइडलाइन दें। तो यही रोल मैं समझता हूं कि जो ग्रेजुएट और टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, क्योंकि ये दोनों एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज है। देखिए, जब हम टीचर की बात करते हैं तो हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, और जब हम ग्रेजुएट की बात करते हैं तो उसके जो प्रोडक्ट है, जो शिक्षा से निकला हुआ व्यक्ति है, उसके ऊपर क्या प्रभाव है, उसकी बात करते हैं। तो इन दोनों का जो रोल है, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि एजुकेशन का बजट सबसे बड़ा बजट है किसी भी स्टेट का, किसी भी गवर्नमेंट का, और उसके बारे में जो ग्राउंड रियलिटी है, वो ये दोनों जो एमएलसीज हैं, ये सरकार को बता सकते हैं। इन्हें वहां जाकर निष्पक्ष रूप से आज के एजुकेशन सिस्टम की जो कमियां हैं और उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है और फंड कहाँ एलोकेट होने चाहिए, इस पे गंभीर चिंतन करने के का रोल इन दोनों एमएलसीज का होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्या जो शिक्षक एमएलसी है और स्नातक एमएलसी है, क्या ये सरकार के इन्फ्लुएंस में भी काम करती है या इंडिपेंडेंस? देखिए, मेरा मानना ये है कि एमएलसी को एक इंडिपेंडेंट व्यू लेना चाहिए। उसे बहुत ज्यादा सरकार के इन्फ्लुएंस में जाने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि विधान परिषद सरकार को प्रभावित नहीं कर रही है किसी भी तरीके से, उसकी स्टेबिलिटी को। तो वो व्यक्ति, मैं समझता हूं कि पार्टियों को भी ऐसे ही लोगों को भेजना चाहिए वहां पे, क्योंकि जो उस विषय के अच्छे जानकार हो, उससे सरकार को भी लाभ होगा अगर वो निष्पक्ष राय देंगे। देखिए, क्या है कि विधानसभा की लिमिटेशन हो सकती है, वहां पे वोटिंग होनी है, वहां पे बिल पे निर्णय होना है, सरकार का निर्णय होना है। विधान परिषद में वही विषय एक निष्पक्षता के साथ डिस्कस किया जा सकता है और सरकार को भी बेहतर विचार और सुझाव वहां से मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा, जैसे स्नातक एमएलसी और आपका शिक्षक एमएलसी, तो जैसे हम जनरली एमएलसी और एमएलए चुनते हैं, ये जनता के बीच में जाते हैं, तो क्या इस तरह से शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी को भी जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, उनके जो एक समाज का जो परिवेश में बदलाव आ रहा है उसके बारे में जानकारी लेना, क्या ये कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनका रोल ही है। देखिए, टीचर एमएलसी अगर टीचर्स के साथ और सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वो उसके चैलेंज और उसमें क्या बदलाव अपेक्षित है उसे समझ नहीं पाएगा। ऐसे ही ग्रेजुएट एमएलसी को मैं समझता हूं कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसकी क्या चिंताएं हैं, उन्हें समझने के लिए जनता के बीच जाना चाहिए, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए। यही उनका रोल है, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि का रोल सिर्फ नलका लगवा देने से, कमरा बनवा देने से, कोई सड़क बनवा देने से पूरा नहीं होता। ये तो एक तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। उसकी मेन एक्टिविटी है
समाज की चिंताओं को सरकार तक पहुंचाना, समाज के जो बदलाव हैं उन्हें समझना और उन्हें सही शब्दों में विधान परिषद में रखकर सरकार के संज्ञान में लाना और उसके हिसाब से नीतियों का बनना सुनिश्चित हो, ये काम हमारे जनप्रतिनिधियों का है। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार ये चीजें आज लैकिंग है, इनकी कमी हो रही है। कुछ जनप्रतिनिधि बहुत एक्सेप्शनल अच्छा काम करते हैं, कई लोग इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति है, अगर काश सभी स्नातक जो एमएलसी हैं या जो क्या नाम शिक्षक एमएलसी हैं ये जनता के बीच में जाए, जनता से बात करे, कहीं ना कहीं एक जो उसका एक मोटो है वो सरकार तक पहुंच सकता है। इसमें आपकी राय? देखिए, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी उस वक्त भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट ने डिस्कस किया। उसके बावजूद, क्योंकि नीतियां जिस तरीके से बनती हैं, क्योंकि नीति बनाने के वक्त की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर ग्रेजुएट एमएलसी और टीचर एमएलसी इंस्टीट्यूशंस के साथ बात करें, टीचर्स के साथ बात करें, वो हमारा जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए रेडी है? क्या हमारा जो टीचिंग स्टाफ है वो उसके लिए रेडी है? ये सब चीजें समझने की जरूरत है और इसे समझ सकते हैं हमारे जनप्रतिनिधि। और अगर वो इसे एक ऑनेस्ट इंटरेक्शन करें तो मैं समझता हूं सरकार ये समझ पाएगी कि हमारी ये नई जो शिक्षा नीति है हम इसे कैसे प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं, कहां कहां बदलाव की आवश्यकता है और उस बदलाव में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। देखिए, किसी भी नीति को लागू करने के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। मैं समझता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक अच्छा इनिशिएटिव है, बदलाव आवश्यक है, परंतु उसे तैयार भी कर, उसका ग्राउंड भी तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए जनप्रतिनिधियों का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है और उन्हें ये सरकार तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा, जैसे आज हम एआई की बात करते हैं, सब चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, तो एजुकेशन और इंडस्ट्री में एआई का क्या महत्वपूर्ण रोल आप देखते हैं? देखिए, एआई का एक बहुत बड़ा रोल अगले 1 से 2 दशक में, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो इंडस्ट्री हो, वो आएगा ही आएगा, हम उसे स्वीकार करें या ना करें। अब ये ऐसा ही बदलाव है, जब मशीन का दौर आया था 19वीं शताब्दी में, तो जिन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया वो आगे चले गए। ऐसे ही जब 70 के दशक में कंप्यूटर आया, 60 के दशक में कंप्यूटर आया, तो कुछ देशों ने उसे बहुत जल्दी अडॉप्ट किया और वो बहुत आगे निकल गए जी। ऐसा ही एआई के साथ होने वाला है। एआई, मेरा मानना यह है कि पूरी तरीके से बदल देगा दुनिया को, दुनिया के काम करने के तरीके को। देखिए, मानव तो वही रहेगा, पर उसका काम करने का तरीका बदलेगा। कंप्यूटर आया तो कंप्यूटराइजेशन ने हमारे काम करने का तरीके को बदल दिया। एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न चेंज हो गया, प्रोडक्टिविटी चेंज हो गई। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्री की बात करूं तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करेगी। एम्प्लॉयमेंट की जो कहना चाहिए का पैटर्न है वो चेंज होगा। शायद जो आज की स्किल के लोग हैं वो तो स्किल में उतना फिट ना हो, पर जो लोग अपग्रेड कर लेंगे वो स्किल में फिट हो जाएंगे। जॉब क्रिएट होंगे, जैसे कंप्यूटर के आने से जॉब क्रिएट हुए, ऐसे ही एआई के आने से भी जॉब क्रिएट होंगे। उसमें मुझे कोई बहुत बड़ा एप्रीहेंशन नहीं है, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन का दौर जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था तो हिंदुस्तान में कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ था। उस वक्त इतना बड़ा एप्रीहेंशन था कि शायद सारे जॉब ही खत्म हो जाएंगे, रेलवे में स्ट्राइक, इसमें स्ट्राइक, उसमें स्ट्राइक। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के सर्विस सेक्टर, आज जितना बड़ा सर्विस सेक्टर खड़ा है वो सिर्फ कंप्यूटराइजेशन की वजह से खड़ा है। आज हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हर चीज में काम कर रहे हैं। आज मैं अभी अमेरिका से जो डील हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं टू अमेरिका। तो वो सब चीजें जुड़ी हुई हैं। एआई, डाटा सेंटर, क्लाउड सेंटर्स, ये सब चीजें आने वाले टाइम में एजुकेशन को बहुत तेजी से अफेक्ट करेंगे। कहने का ये तात्पर्य है कि आपका जो एआई है वो ह्यूमन रिसोर्सेज को या ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसे एनरिच करेगा, पर उसके लिए हमारे एजुकेशन को भी समझना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि जो मशीन लर्निंग है, इसमें कई तरह के एआई है, एजेंटिक एआई है, मतलब बड़ा एडवांस सिस्टम है जो अपने आप थॉट प्रोसेस भी क्रिएट करेगा। यहाँ तक का एआई हम आज बात कर रहे हैं। तो रोबोटिक्स का इंटरवेंशन बढ़ने वाला है, रोबोटिक्स अपने आप थॉट प्रोसेस क्रिएट करेगा, अपने आप प्रोसेस कर लेगा चीजों को। तो वो चीजें समझने की जरूरत है और उसका राइट
इंटरवेंशन। देखिए, हिंदुस्तान के लिए थोड़ा चैलेंज इसलिए बनता है क्योंकि हम बहुत हाईली पॉपुलस कंट्री हैं और हमें लेबर इंटेंसिव सिस्टम में सरवाइव करना होता है। तो हमारे को उन चीजों के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की भी सोच है, हम एक कहना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स के ग्लोबल हब हो सकते हैं। हम ये ना सोचें कि सिर्फ हिंदुस्तान में जॉब है, जॉब पूरी दुनिया में है। और बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो एजिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं। इवन आज चाइना एजिंग की समस्या से जूझ रहा है। तो ऐसे में हमारी जो डेमोग्राफी एडवांटेज है, जो हमारी यंग वर्कफोर्स है, वो गेम चेंजर हो सकती है, बशर्ते कि वो जो नए चेंजेस आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इनको अडॉप्ट करें और तेजी से अडॉप्ट करें और उस सिस्टम को प्राइमरी से लेके, प्राइमरी तो चलो मैं नहीं समझता, पर सेकेंडरी लेवल पे जाके कहीं ना कहीं उसका इंटरवेंशन, एक मेजर इंटरवेंशन अगले कुछ सालों में देखने को मिलेगा। अच्छा, जैसे आप इंडस्ट्रीज में होते हुए भी पर्यावरण के बारे में काफी चिंतित रहते हैं। अभी बेगरजपुर इंडस्ट्री की बात करें, वहां पे आपने कई हजारों पेड़ों का आपने सभी एक समूह ने मिलकर एक वन के रूप में उसमें लगाया। तो पर्यावरण के विषय में आपकी क्या सोच और इसमें क्या आज समाज की बदलाव की आवश्यकता? प्रवीण जी, ये सबसे रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, आज हिंदुस्तान जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करता है तो साथ ही ईज ऑफ लिविंग की भी बात करनी पड़ेगी। और आज अफसोस ये है कि हिंदुस्तान के शहर दुनिया के जो सबसे पॉल्यूटेड शहरों की लिस्ट जारी होती है, उसमें हमारे शहरों के नाम होते हैं। और मुजफ्फरनगर जैसे शहरों के नाम है, गाजियाबाद के नाम है, जो हाईली प्रोडक्टिव सिटीज है। देखिए, ये हवा और पानी किसी की बपोती नहीं है, न किसी उद्योगपति की बपोती है, न किसी पॉलिटिशियन की बपोती है। ये हमारा और आपका साझा अधिकार है, हमारे बच्चों का अधिकार है। बराक ओबामा ने एक बार एक बात कही थी कि वी आर द लास्ट जनरेशन जो पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, इसके बाद तो बचेंगे ही नहीं। तो मेरा मानना यह है, सबसे ज्यादा गंभीर विषय है प्रदूषण को इमीडिएट लेवल पे, इमरजेंसी लेवल पे एड्रेस करने की जरूरत है और उसमें हर नागरिक का एक कर्तव्य है। चाहे मेरा उद्योग हो, चाहे मेरा घर हो, हमें हर इकाई को इसमें योगदान देना पड़ेगा। मैंने 2019 में पहली बार मियावाकी तकनीक से यहाँ पर एक वनारोपण का प्रयास शुरू किया था। मुझे खुशी है यहाँ की इंडस्ट्री ने, यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और अब तो उस मुहिम को प्रशासन के स्तर पे पिछले साल जो वनारोपण हुआ वो प्रशासनिक स्तर पे हुआ। शुरू के 3 साल मैंने अपने संगठन, मेरा एक एनजीओ बनाया हुआ है, परिवर्तन विचार से व्यवहार तक। हमने उसके माध्यम से स्थानीय उद्योगों को लेके लगभग उस वक्त 1 लाख पेड़ हमने मियावाकी विधि से यहाँ मुजफ्फरनगर में, खास तौर पे वो हमने बेगरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो कि सबसे वन ऑफ द पॉल्यूटेड एरिया था, उसमें लगाया। और आज जो फॉरेस्ट है जो 2019 में हमने शुरू किया था, वो एक लैंडमार्क की तरह बेगरजपुर में खड़ा हुआ है। और उसका जो बायोडाइवर्सिटी है, आपको जाके इतना अच्छा लगेगा। वहाँ तितली भी है, वहाँ गिलहरी भी है, वहाँ हर चीज है जी। पूरा इकोसिस्टम इवॉल्व हुआ है। वो एक ऐसी लैंड थी जो कि केमिकल लैंडफिल की तरह यूज हो रही थी। केमिकल वेस्ट जो था इंडस्ट्री का, उसके लैंडफिल थी और वहाँ घास भी नहीं होती थी। उसे बदला हमने। उसके बाद दूसरे पार्क में हमने पेड़ बोए। आज बहुत बड़े स्केल पे, पिछले साल जिलाधिकारी महोदय के संरक्षण में काफी बड़े स्तर पे हुआ है। मैं अगले साल भी उम्मीद करता हूं कि हमें नई तकनीक से, खास तौर पे अपने जितने जलाशय हैं, जितने नाले हैं, या जहां भी कोई ऐसी जमीन पड़ी है जहां पर कि पेड़ बोए जा सकते हैं, उसे एक टेक्निक को यूज करते हुए करें, उसे फॉरेस्टेशन के तरीके से करें, इंडिविजुअल पेड़ ना लगाएं। उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। उससे हमारा पानी और हवा दोनों साफ होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये हमारी जरूरत है आज। ये कोई अब लग्जरी नहीं है। फॉरेस्टेशन करना अब लग्जरी नहीं रही। ये तो हमें विद कमिटमेंट हर साल इस शहर के अंदर अगर हम 1 लाख 2 लाख पेड़ नहीं बोएंगे
तो हमारा अस्तित्व खतरे में है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये इससे एन इमरजेंसी नाउ, ये तो अब आपातकाल घोषित हो गया है पर्यावरण का, तो और इसमें हम सबको एक महत्वपूर्ण योगदान देने की जरूरत अच्छा पुरी जी, हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो हर साल लगभग लाखों करोड़ों पेड़ लगाती है, लेकिन सरवाइव जो स्थिति है वो बहुत कम है। तो उसमें क्या, किस तरह से आम लोगों को या जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें क्या अहम रोल निभाना चाहिए? देखिए, मेरा कहना ये है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टनरशिप पे होने पे ही सर्वाइवल होगा। देखिए, जैसे हमने 2019 में जब पहला फॉरेस्टेशन किया, वो एक पूरा एक प्राइवेट प्रयास था, व्यक्तिगत प्रयास था, कुछ इंडस्ट्री के लोगों का प्रयास था, परंतु वहां पे उसकी ऑनरशिप थी। हमने दो जो इंडस्ट्रीज उसके पास के थे, उन्होंने वहां पानी देना सुनिश्चित किया। सुधीर अग्रवाल है हमारे दोस्त, उन्होंने वहां पानी दिया 3 वर्ष, उन्होंने वहां उसको सुरक्षित करने में योगदान दिया। जिस संस्था से हमने लगवाया था उसे हमने 2 साल की मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ, तो वो फॉरेस्ट क्रिएट हुआ। सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है, सही दिशा में है, पर उसमें हमें उन जो वन लग रहे हैं उनकी जिम्मेवारी किसी न किसी संस्था को साथ में देनी पड़ेगी, जो उसके संरक्षण को सुनिश्चित कर सके। सरकार हर चीज नहीं कर सकती, समाज को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल, जहां वो फॉरेस्टेशन होता है उसके आसपास के लोगों की कमेटी बना के, मेरा मानना यह है कि उसे उस संरक्षण का काम दिया जाना चाहिए। जी। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, 15 वर्ष लगभग आपको राजनीति से हो गया है, तो राजनीति में आने की सही उम्र क्या है? हाँ, ये एक बड़ा क्योंकि समाज में कई बार हम युवा नेताओं की बात करते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि राजनीति में आने की जो सही उम्र है वो 45 साल है। अच्छा। देखिए, जब तक आपकी अपनी फैमिली सस्टेनेबल नहीं है, आपके अपने संसाधन स्थापित नहीं होते, तो राजनीति आपके लिए व्यापार बन जाती है। मैं मानता हूं कि हमारे देश में हमें ऐसे पॉलिटिशियंस की जरूरत है जो समाज के किसी क्षेत्र में कामयाब होके फिर राजनीति में कंट्रीब्यूट करें। पहले वो अपने क्षेत्र के कामयाब व्यक्ति होना जरूरी है। 25 साल का व्यक्ति अगर राजनीति करेगा तो ना तो वो व्यापार कर सकता, हिंदुस्तान की जो राजनीति का पैटर्न है, ना किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता, क्योंकि वो इतनी डिमांडिंग है पॉलिटिक्स कि आप ना तो अपने परिवार पे ध्यान दे सकते, ना अपने व्यापार पे ध्यान दे सकते। तो क्या होगा कि राजनीति आपका व्यापार बन जाएगी। सच्चाई यही है। बिल्कुल सही है। तो मेरा मानना यह है, समाज के कामयाब लोगों को, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी प्रोफेशन से हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, जो मर्जी हो, नौकरी छोड़ के आए, जब वो सस्टेनेबल हो, जब वो ये समझते हो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं समाज को अपना जीवन देना, क्योंकि राजनीति का अर्थ समाज से लेना नहीं है, समाज को देना है। जब तक ये विचार हमारे समाज में नहीं आएगा, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं आएगा, राजनीति एक सिर्फ व्यापार बन के रह जाएगी और समाज का उसमें भला होने वाला नहीं है। अच्छा, जैसे आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो आगे क्या आप राजनीति के साथ साथ, जैसे अभी क्या आप करना चाहते हैं राजनीति में? आप किस तरह से आप अपने आप को देखना चाहते हैं? देखिए, मैं अपनी जिंदगी एक अच्छे लेवल पे, मैंने इंडस्ट्री भी चला ली है, मैंने सब कुछ किया, इसलिए मेरे को लगा कि शायद मेरा एक कुछ रेलेवेंट एक्सपीरियंस है जो मैं समाज को दे सकता हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना समाज के उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं आज कहीं खड़ा हूं तो वो उसमें एक समाज का, इस शहर का, इस देश का, इस दुनिया का एक योगदान है जब भी हम कहीं खड़े होते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि हम राजनीति को बुरा बता सकते हैं, बहुत आसान है, राजनीति बहुत बुरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो बुरी इसलिए है क्योंकि उसमें अच्छे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि राजनीति एक ऐसी एसेंशियल बुराई है, एक ऐसी जरूरत वाली बुराई है, क्योंकि आपके जीवन के निर्णय राजनीति के माध्यम से हो रहे हैं।
मेरे यहाँ बैठने से, आपके यहाँ बैठने से कोई निर्णय नहीं होगा जिससे कि किसी का जीवन प्रभावित हो। वो विधानसभाओं में, विधान परिषदों में, लोकसभाओं में बैठकर ही उन पे हमारे जीवन के बारे में निर्णय होते हैं, नीतियां बनती हैं, बजट बनते हैं, सब कुछ बनता है। तो मेरा मानना यह है कि सारी बुराइयों के बावजूद मैंने ये महसूस किया कि राजनीति करनी चाहिए। इसी, और मैंने जब ये ग्रेजुएट एमएलसी का चुनाव, मेरा वैसे मेन जो राजनीति में आने का कारण था, मुझे लगता था कि मुझे नगर पालिका का चुनाव लड़ना है जी। मुझे लगता था कि शहर, क्योंकि जब दुनिया घूमे तो ऐसा लगा यार हम बहुत पीछे रहे, और खास तौर पे सिविक कम्युनिटीज में जो हमारी नागरिक सुविधाएं थी वो बहुत पिछड़ी हुई थी। तो मेरे मन में एक जो राजनीति का जो जहां से मेरे मन में आया वो नगर पालिका का चुनाव था। नगर पालिका का चुनाव मैं इसलिए महत्वपूर्ण समझता हूँ, नगर पालिका, ग्राम पंचायत या ये चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जी। क्योंकि वास्तविक परिवर्तन जो होता है किसी भी देश का, वो किसी गांव से, किसी वार्ड से, किसी नगर पालिका से या महानगर पालिका में होता है। क्योंकि एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है हमारी, जो डिलीवर करती है एजेंसी, वो गांव में बैठी है, वार्ड में बैठी है, नगर पालिका में बैठी है। और सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है कि वहां पे लैक ऑफ लीडरशिप है। वो उनके पास ना विजन है, ना कोई क्लियर रोड मैप है, ना वहां कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है, ना उन एजेंसियों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन है जो हमारे शहरी जीवन को निर्धारित कर रही है। जैसे चाहे डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, कोई मतलब मल्टीपल एजेंसी एक शहरी जिंदगी को तय करने का जो काम कर रही है, वो मल्टीपल एजेंसी कर रही है और उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कहीं गड्ढा खुदा हुआ है, अभी नोएडा के अंदर हमने देखा कि एक जवान इंजीनियर एक गड्ढे में डूब के मर गया। अब नोएडा जैसे शहर में, जिसे हम मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न सिटी मानते हैं अपने देश का, ऐसी रोज की घटनाएं हमारे सामने हैं। ये बड़ी पीड़ादायक है। तो मैं उस पीड़ा के कारण राजनीति में सक्रिय हुआ। मुझे लगा कि शहरों की जीवन में सुधार की आवश्यकता है। धीरे धीरे मैं ये ग्रेजुएट एमएलसी में जुड़ गया। मुझे लगा कि शायद क्योंकि राजनीति जो थी वो बहुत जाति आधारित हो गई है। देखते देखते हम सोच के चले थे कि हम एक जाति विहीन समाज बनाएंगे, पर राजनीति में जाति सबसे महत्वपूर्ण हो गई, विनेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण हो गई। तो मैं तो राजनीति को इस तरीके से देखता हूं कि अगर हम हर बार जीतेंगे ऐसा संभव नहीं है, पर हम हर बार समाज के बीच में जाके कोई मैसेज तो दे ही सकते हैं। इफ आई कैन अफोर्ड, तो मैं वो काम जरूर करते रहना चाहूंगा कि मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं समाज में जो मैं सकारात्मकता दे सकता हूँ राजनीति के माध्यम से, वो देने का प्रयास मैं करता रहूंगा। ऐसा मेरा राजनीति को देखने का नजरिया है। तो आगे पक्का आप या तो स्नातक एमएलसी के रूप में आप अपने आप को, मेरा प्रयास तो यही है, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है और वहां कोई राजनीति नहीं है। मैंने आपको बताया विधान परिषद एक निष्पक्ष वो है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा शायद जाति का विषय भी इस चुनाव में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरे को लगा कि ये चुनाव मुनासिब है। तो मेरा एक प्रयास है, आप लोगों का सहयोग, पार्टी का सहयोग। मैं एक क्वेश्चन और लास्ट आपसे पूछना चाहूंगा, यदि आप स्नातक एमएलसी बनते हैं तो आप क्या बदलाव समाज में करेंगे? देखिए, बदलाव लाना शायद उतना आसान नहीं होता। देखिए, मेरा मानना यह है कि एक ग्रेजुएट एमएलसी के तौर पे मैं एक सशक्त विमर्श जरूर तैयार करूंगा। मैं जो स्टेक होल्डर हैं, जो लोग एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को समझते हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए। और अगर मैं उनके विषयों को विधान परिषद तक ले जा पाया तो मैं समझूंगा कि ग्रेजुएट एमएलसी का जो रोल है वो मैं सही तरीके से अदा करना हूं। या जो फंड जो एक एमएलसी के तौर पे मिले, हम उसे एजुकेशन में किस तरीके से एम्प्लॉय करें, उस पे चर्चा मैं समझता हूँ समाज के साथ बैठ के करने की आवश्यकता है। देखिए, कोई भी विधायक निधि किसी विधायक का डिस्क्रिप्शन नहीं है। कोई भी सरकार का फंड किसी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो समाज का है। और समाज में कहाँ उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और विधायक निधियां या जो सांसद निधियां हैं, ये तो वास्तव में मैं समझता हूँ कि जनता का अधिकार है जी। ये कोई हमारे पे कृपा नहीं है किसी की, मेरा मानना ये है। ये तो जनता का अधिकार है, और जनता
को समझाना कि भाई ये पैसा कहाँ लगना चाहिए, ये सही तरीके से, मैं समझता हूँ ये विमर्श तैयार होना चाहिए। पहली बात तो जनप्रतिनिधियों का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि वो हमारे और आपके प्रतिनिधि हैं मात्र, कोई भगवान नहीं हो जाते। तो हमने क्या किया पिछले कुछ सालों की राजनीति में, इतना महिमा मंडित कर दिया कि वो भगवान हो गए, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज्यादा हो गई है। तो मैं जो बदलाव देखता हूँ एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, कि हमें इस चीज को तोड़ना पड़ेगा। हमें एक आम आदमी की तरह जनप्रतिनिधि और समाज के बीच वो एक संवाद स्थापित होना चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। बदलाव वहीं से शुरू होगा प्रवीण जी। बदलाव कोई कमरों में बैठ के या विधानसभाओं में नहीं होता, वो समाज के बीच में बैठ के होता है और समाज ही करता है। लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को एक ही संदेश दूंगा कि जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, जितना मर्जी सब कुछ आ जाए, जो हमारी बेसिक वैल्यूज है, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क और अवेयरनेस टू दी चेंजेस, और किताबें जरूर पढ़े। देखिए, किताब एक ऐसा गुरु है जो सारे जीवन आपको एनरिच करता है, क्योंकि शिक्षा तो आपकी समाप्त हो जाएगी, पर किताबें आपको सारे जीवन दिशा देती है। और किताब पढ़ने का ट्रेंड हमारे समाज में घटा है, और एजुकेशन में वो बढ़ना चाहिए। और युवाओं से मेरी एक ही अपील है कि ईमानदारी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्किंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे एआई आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, जो लोग ईमानदार होंगे। आज के इनसाइड टॉक से खास मुलाकात में हमारे बीच में रहे आदरणीय श्री कुचपुरी जी, जिन्होंने अपने जीवन के एक एक्सपीरियंस को एजुकेशन में हो चाहे राजनीति में हो, हमने चर्चाएं की और हम सभी ने उस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस तरह के जो शख्सियत को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे जो इनसाइड टॉक्स के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।